हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे करा रहा हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो एमकॉम सेकेंड ईयर में प्राइवेट में आपका पेपर होगा MCQ सीरीज़ में। तो वो पेपर है आपका सिक्योरिटीज़ लॉज एंड कैपिटल मार्केट। तो उसका क्वेश्चन बैंक का मैं पार्ट 3 आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और दूसरा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके NTA नेट, TGT और PGT से रिलेटेड या जो भी कोई और अदर कंपटीशन होते हैं बैंक PO के, RRB के, SSC के, तो उससे भी रिलेटेड जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसलिए इसको दो तरीके से प्लेलिस्ट में अपलोड करता हूँ। एक तो जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उन्हें NTA नेट के लिए या बैंक PO RRB से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिल पाते, तो उनको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है कि मिसलिनियस MCQs ऑन क्वेश्चन बैंक ऑन कॉमर्स, मिसलिनियस क्वेश्चन बैंक के नाम से है। तो उस प्लेलिस्ट में आपको मैं 50,000 तकरीबन क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो अभी 3 दिन पहले से मैंने स्टार्ट करी है, तो वो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट, कॉमर्स के सब्जेक्ट, जो भी NTA नेट के लिए या बैंक PO RRB के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दूंगा। दूसरा, अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन बैंक परचेज करना चाहते हैं तो तकरीबन 500 क्वेश्चन का एक MCQs मैं आपको जो है आपके व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है आप कॉल कर सकते हैं और उसमें आपको जो है बैंक अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा। तो आपको जो है 500 क्वेश्चंस का एक MCQs क्वेश्चन बैंक दे दिया जाएगा। अगर आप CCS यूनिवर्सिटी का कॉमर्स या आर्ट का, BCom, MCom या BA का अगर प्रीवियस ईयर का पेपर चाहते हैं सॉल्व, तो केवल 10 रुपये का एक नॉर्मल सा चार्ज लेकर के आपको वो क्वेश्चन बैंक भी दे दिया जाएगा, ठीक है। व्यूवर्स, फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये सभी आपको उसकी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट की एक प्लेलिस्ट है, तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 3, यह एक अल्पकालिक पराक्रम में आत्म परिसमापन उपकरण है जो फर्मों की क्रेडिट बिक्री को वित्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। वो होता है वाणिज्यिक बिल, ठीक है। डैश नवीनीकरण के प्रावधान के साथ वाणिज्यिक बैंकों की बहुत ही अल्पकालिक निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त पोषण का एक स्रोत है, तो वो है कॉल मनी। नास्दाक NASDAQ कौन सा बाजार कहलाता है? तो वो एक द्वितीयक बाजार कहलाता है। मुद्रा बाजार है, देखिए मुद्रा बाजार एक नगदी बाजार है। मुद्रा बाजार में लेन देन होता है केवल अल्पकालीन। मुद्रा बाजार के घटक कहलाते हैं तो वाणिज्यिक बैंक भी, स्वीकृति गृह भी और NBFC भी। ये NBFC है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। मुद्रा बाजार के अंतर्गत 14 दिन से अधिक और 365 दिन तक की परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो हम उन्हें कहते हैं टर्म मनी। मुद्रा बाजार में भागीदारी होती है, तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी होती है, एक जो साधारण या आम निवेशक होता है उसकी भी होती है और वित्तीय संस्थानों की भी होती है। तो सही आंसर है ये सभी। मुद्रा बाजार को कौन नियंत्रित करता है? रिजर्व बैंक। वाणिज्यिक पत्र भी मुद्रा बाजार का एक उपकरण है, यह कथन है बिल्कुल सत्य है। वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि होती है, तो वो हो सकती है केवल 12 महीने, ठीक है। द्वितीयक बाजार में कौन सी प्रतिभूतियों का विक्रय होता है? तो स्कंद विपणि में पंजीकृत का है ना, क्रय विक्रय होता है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा बाजार का एक साधन है? ट्रेजरी बिल। द्वितीयक बाजार स्टॉक एक्सचेंज का ही नाम है, यह कथन है बिल्कुल सत्य है। सेबी एक है, तो ये पूर्ण बाजार का नियामक है, ठीक है। वह संस्था है जो दीर्घकालिक परिपक्वता वाले मौजूदा प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए एक मंच प्रदान करती है, स्टॉक एक्सचेंज।
इस दिन एक्सचेंज शेयर को वितरित करेगा या अन्य ब्रोकर को भुगतान करेगा? तो वो है आपका ऑप्शन बी, पे आउट डे। यह एक बैंक की तरह कार्य करता है और निवेशक की ओर से इलेक्ट्रॉनिक रूप प्रतिभूति रखता है। तो ऑप्शन बी, डिपॉजिटरी। निम्नलिखित में से कौन सा भागीदार पूंजी बाजार का प्रतिनिधित्व करता है? तो विकास बैंक भी, वाणिज्यिक बैंक भी और स्टॉक एक्सचेंज भी, ये सभी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय बाजार का कार्य नहीं है? तो वो है कंपनियों की फ्लोटिंग। डैश एक प्रतिष्ठित असुरक्षित व्यापारिक संगठन द्वारा जारी किया गया नोट है जो उसके अंकित मूल्य से कम कीमत पर और बाजार मूल्य पर भुनाया जाता है। तो उसे हम कहते हैं वाणिज्यिक पत्र, है ना, कमर्शियल लेटर। एंजिल निवेश पर भारत में टैक्स का प्रावधान आयकर विभाग द्वारा किस वर्ष हुआ था? सन 2012 से। निफ्टी कंपनी कहलाती है तो इनमें से 24 क्षेत्र 50 शीर्ष शेयरों का चयन किया जाता है। द्वितीयक बाजार से बाजार में बढ़ती है तो देखिए तरलता भी, निवेशक की आय भी और विनियोग के विकल्प भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। सबसे अधिक जोखिम पूर्ण निवेश माना जाता है तो वो समता अंश में निवेश। द्वितीयक बाजार में निवेशक को लाभ होता है तो अधिक तरलता का भी, अधिक मुनाफा कमाने का भी और अधिक पूंजी निर्माण का भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। एक नए निवेशक के बाजार में प्रवेश करना चाहिए तो एक अच्छे निवेशक को बाजार में प्रवेश करना चाहिए म्यूचुअल फंड के द्वारा। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? भारतीय यूनिट ट्रस्ट, यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, यूटीआई। 1000 करोड़ रुपए की निधि से शुरू की गई राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि, है ना, NSSF, समाज के निम्न में से किस समूह के लिए सहायक होगी? तो वो असंगठित क्षेत्रों के कामगार। भारत में म्यूचुअल फंड की शुरुआत किसने की थी? भारत सरकार द्वारा। म्यूचुअल फंड उद्योग को सरकारी बैंकों व बीमा कंपनियों के लिए कब खोला गया था? सन 1987 में। म्यूचुअल फंड स्कीम में शेयरों की तुलना में कम जोखिम होता है, यह कथन है बिल्कुल सत्य है। वह बाजार जिसमें उपस्थित प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, है ना, स्कंद विपणी। द्वितीयक बाजार में निवेशक प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकता है ट्रेडिंग खाते से। द्वितीयक बाजार में निवेशक प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकता है, ठीक है। तो ये है आपका अंश दलाल के द्वारा। द्वितीयक बाजार में अंश दलाल का चुनाव करता है तो वह स्वयं निवेशक करता है। द्वितीयक बाजार प्रतिभूतियों को तरलता और विपणन क्षमता को सुविधाजनक बनाता है, तो ये कथन है बिल्कुल सत्य है। ब्लू चिप कंपनी होती है तो देखिए तीनों ही सही होती है। ब्लू चिप कंपनी कि जिनका बाजार पूंजीकरण अधिक होता है, जिनका गत वर्षों में लगातार बेहतर प्रदर्शन रहा है और जिनका गत वर्षों में बेहतर लाभांश भुगतान रहता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। भारत में ब्लू चिप कंपनी कहलाती है तो रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, और आपका HDFC बैंक, ये सभी हैं ब्लू चिप कंपनी। भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है? वो है आपका HDFC, ठीक है। जो प्राइवेट बैंक है वो HDFC बैंक सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा। भारत में मर्चेंट बैंकिंग की शुरुआत कब हुई थी? सन 1969 में। क्रिसिल CRISIL का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
द्वितीयक बाजार में सेबी की भूमिका में सम्मिलित है। तो ये तीनों ही सम्मिलित हैं कि स्कंद विपणी केंद्रों के लिए नेटवर्क तैयार करना, विदेशी नियमित विनियोक्ताओं का पंजीकरण और दलालों एवं उपदलालों का पंजीकरण करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। वे बाजार जिनमें पहले से ही उपस्थित प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है तो वो कहलाते हैं द्वितीयक बाजार। द्वितीयक बाजार की गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सेबी द्वारा उठाए गए कदमों में सम्मिलित है। तो तीनों ही हैं, दलालों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और दलालों की पूंजी सीमा में वृद्धि और दलालों के खातों का अंकेक्षण। तो ये सभी सम्मिलित हैं। द्वितीयक बाजार संचालित किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। द्वितीयक बाजार को किस रूप में भी जाना जाता है? स्कंद बाजार, है ना, स्टॉक मार्केट। बाजार के लिए स्वैप किए गए वित्तीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्कंद विपणी को बेच सकते हैं? द्वितीयक बाजार को। किन बाजारों में कंप्यूटरों और टेलीफोन के माध्यम से बिना किसी विशिष्ट स्थान के लेन देन किया जाता है? काउंटर बाजारों पर। डैश बाजार है जो मौजूदा निवेशकों को अपनी प्रतिभूतियों को बेचने में मदद करता है, वो होता है आपका द्वितीयक बाजार। जीवन बीमा और सामान्य बीमा कंपनियों के लिए नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो होता है IRDA द्वारा। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का बाजार स्वरूप है तो वो है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज का कार्य नहीं है? इनसाइडर ट्रेडिंग। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया को संवर्धित करने का उद्देश्य क्या है? तो वह है मुद्रा बाजार की संपत्तियों में बढ़ते हुए व्यवहारों के कारण। NSE की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था। तो ये तीनों ही थे कि क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों का विखंडन दूर करना, राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार अवसर की उपलब्धि और आधुनिकीकरण द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों में सुधार करना। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। पूंजी बाजार की विशेषता है तो अंशों में सौदे भी और खुदरा ऋण के सौदे भी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कदम प्रतिभूतियों के व्यवहार से संबंधित है? तो दलालों की नियुक्ति, प्रतिभूति का चुनाव और खरीद समय का निर्धारण करना, ये सभी हैं। विनियोग का अर्थ धन के कोष को किसी डैश में लगाना, यानी कि संपत्ति में लगाना। वर्तमान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष का क्या नाम है ना, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, तो वो इस समय है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ठीक है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में MCX कहते हैं। ठीक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो वो मुंबई में स्थित है। मिस्टर पीयूष ने 100 रुपये में एक स्टॉक खरीदा और उसे 98 रुपये में बेच दिया। तो धारण अवधि के दौरान उसे 5 रुपये का लाभांश हुआ। उसकी धारण अवधि प्रत्याय होगी, वो होगी 3%। सेबी अधिनियम 1992 का मुख्य उद्देश्य किसके हितों की रक्षा करना है? निवेशक की। पूंजी बाजार डैश में व्यापार को शामिल करता है, देखिए स्टॉक और बॉन्ड को। निम्नलिखित में से मुद्रा बाजार के साधन कौन सा है या कौन से हैं? तो देखिए वाणिज्यिक पत्र, ट्रेजरी बिल और बैंकर की स्वीकृति, ये सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन पूंजी बाजार का नहीं है? वो है कमर्शियल पेपर्स। मुद्रा बाजार के साधन डैश के भीतर परिपक्व होते हैं, तो ये एक्चुअली 1 वर्ष में परिपक्व होते हैं मुद्रा बाजार के साधन। मुद्रा बाजार की विशेषताएं हैं तो तीनों ही हैं कि यह एक टर्म्ड मार्केट फंड है, यह 1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि है
और लेन देन के लिए ब्रोकर की आवश्यकता नहीं होती। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। निम्नलिखित में से कौन कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है? सेबी। पूंजी बाजार के प्रकार क्या हैं? तो देखिए प्राथमिक बाजार भी हैं और द्वितीयक बाजार भी है। तो सही आंसर है ए और बी दोनों। कोस्पी KOSPI किस देश का सूचकांक है? तो वो है दक्षिण कोरिया का। निम्न में से कौन सी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो वो है निकी, NIKKI। शेयर बाजार में निवेश के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। इंट्रा ट्रेडिंग कहलाती है तो वह एक ही दिन में अंश खरीदना और बेचना। निम्नलिखित में से स्कंद बाजार में ट्रेडिंग के प्रकार हैं? तो इंट्रा ट्रेडिंग, स्केपुलर ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग ये सभी हैं। शेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। सूचकांक बाजार की वास्तविक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, बिल्कुल सत्य है। शेयर होते हैं तो देखिए ये जो है सभी तरीके के शेयर है। सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। शेयर की कीमत निर्भर करती है तो देखिए वो मांग और पूर्ति दोनों पर निर्भर करती है। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कितने प्रकार के खातों की आवश्यकता पड़ती है? तो ट्रेडिंग खाता, डीमैट खाता और बचत बैंक खाता। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। डीमैट खाता का दूसरा नाम क्या है? वो है शेयर डिपॉजिटरी अकाउंट। शेयर बाजार में पैसे कमाने का तरीका है तो वो लाभांश द्वारा भी है और शेयर वैल्यू ग्रोथ द्वारा भी है। तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अमेरिका का शेयर सूचकांक कहलाता है तो वो कहलाता है डाउ जोन्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डाउ जोन्स। भारत में प्रतिभूतियां निर्गमित करने की प्रमुख विधियां हैं या विभिन्न विधियां हैं? तो ये तीनों ही हैं कि विवरण द्वारा, सार्वजनिक निर्गमन, अधिकार निर्गमन द्वारा और बुक बिल्डिंग द्वारा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। अंश मूल्य के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण निर्धारक है? प्रत्याय। एक अंश का अंतर्निहित मूल्य डैश पर आधारित होता है जिसे एक विनियोजक भविष्य में प्राप्त करने की अपेक्षा रखता है, तो वह लाभांश। समता अंश निम्न में से किस वर्ग में आते हैं? तो प्राथमिक प्रतिभूतियों में भी आते हैं और द्वितीयक प्रतिभूतियों में भी आते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। भारत में प्रतिभूति बाजार को संचालित करने का दायित्व निम्न में से किसका नहीं है? तो निगमीय मामलों का मंत्रालय। एक कंपनी के लिए पूंजी सृजित करने के लिए प्राथमिक बाजार की भूमिका है महत्वपूर्ण। प्राथमिक बाजार का निम्न में से कौन सा कार्य? तो ये तीनों ही कार्य हैं कि आपका मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति करने का और रजिस्ट्रार एवं हस्तांतरण एजेंट की नियुक्ति करने का, निर्गम के बैंकर की नियुक्ति करने का। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। एक कंपनी की वित्तीय सूचना देने का कौन सा स्रोत नहीं है? वह कंपनी मामलों का मंत्रालय। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों के विक्रय का कौन सा तरीका निम्न में से नहीं है? तो वह स्टॉक एक्सचेंज में विक्रय। एक कंपनी द्वारा कोषों को एकत्रित करने का प्रचलित एवं सरल तरीका है, वो होता है सार्वजनिक निर्गमन, पब्लिक इशू। जो अंश की कीमतों में कमी की अपेक्षा रखता है तो वो जाना जाता है मंदड़िया। प्राथमिक बाजार वह बाजार है जिसमें नई प्रतिभूतियों को प्राथमिक बाजार वह बाजार है जिसमें, तो देखिए दोनों ही ऑप्शन सही हैं कि नई प्रतिभूतियों को निर्गमित किया जाता है और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। ऐसा बाजार जहां नई प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है तो वो कहलाता है प्राथमिक बाजार। भारत में प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों का नियंत्रण है तो देखिए उसमें सेबी का नियंत्रण होता है। मुंबई में पहला संगठित स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ 1875 में।
प्राथमिक बाजार में सेबी की भूमिका है, तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। मर्चेंट बैंकर्स का पंजीयन करना, मुख्य संस्थाओं का पंजीयन करना, विवरण में के स्वरूप में सुधार करना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। प्राथमिक बाजारों में शेयरों की संपत्ति जो नई प्रतिभूतियों को बेचना आसान बनाती है को निम्नलिखित में से किसके रूप में माना जाता है, तो वो माना जाता है तरलता में वृद्धि। मुद्रा बाजार जहां ऋण और शेयरों का कारोबार होता है और परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है, निम्न में से किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? पूंजी बाजार। पूंजी बाजार में व्यापारिक उपकरणों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता और निम्नलिखित में से कौन है, तो वो है सरकार और निगम। तो व्यूवर्स ये जो है पार्ट नंबर जो है आपका 3rd है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपसे अगला पार्ट डिस्कस करूंगा। एक्चुअली वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इस वजह से जो है आगे के क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है व्यूवर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और मैं जो भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो उन सबकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई होती है, तो आप सभी स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। ठीक है व्यूवर, 2 जुलाई से आपके एग्ज़ाम है, तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।